अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। ईद उल अज़हा की छुट्टियों के बाद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। सियासत और मईशत के हवाले से बहुत सी खबरें हैं। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे नवाज शरीफ दौरे सऊदी अरब के लिए तैयार, कौन से बड़े फैसले हो रहे हैं। जहांगीर तरीन की सियासी सरगर्मियों में तेजी, तहरीक इंसाफ को मजीद धचके लग सकते हैं। क्या आम इंतखाबात 2024 तक मुलतवी हो सकते हैं। और IMF से मुआहदे के बाद स्टॉक मार्केट की परवाज, डॉलर की गिरावट। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दुबई में अहम मुलाकातों के बाद अब सऊदी अरब जाने की तैयारियों में हैं। सऊदी अरब में नवाज शरीफ की मुताद्दिद खुसूसी मुलाकातें शेड्यूल हैं। खबरों के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारों के कई वफूद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब और अमारात से बड़ी सरमायाकारी आने की तवक्को है। सऊदी अरब में तकरीबन एक हफ्ता क़याम के दौरान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी। ये भी कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी अब कुछ ही दिनों की बात है। जिस तरह मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ की वतन वापसी में अहम तरीन किरदार सऊदी अरब का था, उसी तरह मौजूदा हालात में भी नवाज शरीफ का सऊदी अरब का दौरा इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी दिखाई देता है। इससे पहले दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात के हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने मीडिया को बताया था कि दुबई में होने वाली नवाज जरदारी मुलाकात में निगरां हुकूमत के लिए जो नाम फाइनल किए गए हैं उन पर PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लेना अभी बाकी है। नाज़रीन, सियासी माहिरीन मियां नवाज शरीफ के लंदन में तवील क़याम के बाद दुबई और सऊदी अरब में अहम मुलाकातों पर नजरें जमाए हुए हैं। मियां नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियों में अचानक तेजी पर क़यास आराइयों का सिलसिला जारी है और अहम सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश जारी है। सियासी अफरा तफरी के शिकार मुल्क में जहाँ आम इंतखाबात का इनेकाद एक सवालिया निशान बन गया है, वहीं निगरां सेटअप और हुकूमती जमातों का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट के बारे में भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। पंजाब में सेहत कार्ड बंद होने की खबरों ने भी हिजान बर्पा किया हुआ है। दूसरी तरफ मेरे कप्तान आलमी मीडिया के साथ इंटरव्यूज में अपनी रवायती पॉलिसी पर ही चलते नजर आ रहे हैं। इस सारे सियासी मंजरनामे में हम 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दुबई से सऊदी अरब रवानगी की खबरें हैं, क्या सऊदीया में उनकी सऊदी वली अहद से मुलाकात होगी। सवाल नंबर 2, क्या मुस्लिम लीग नून पंजाब में पीपल्स पार्टी IPP और काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट के बाद अपनी सियासी ताकत पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। सवाल नंबर 3, ताकत के मराकज के करीब समझे जाने वाले सीनियर सियासतदान एजाजुल हक ने कहा है कि दुबई में निगरां वज़ीर आज़म की सीट के लिए बोली लग रही है। एजाजुल हक के संगीन इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है। सवाल नंबर 4, क्या आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। आम इंतखाबात मार्च 2024 तक मुलतवी करने की खबरें कौन फैला रहा है। सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान की जानिब से अपने ऊपर दर्ज मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने और ओपन समाअत करने की ऑफर की गई है। क्या हुकूमत मेरे कप्तान का ये चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार है। सवाल नंबर 6, क्या PTI इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है। PTI के बगैर फ्रेंडली इलेक्शन की साख क्या होगी। सवाल नंबर 7, मरियम नवाज माजी में एक मुबैना ऑडियो लीक में सेहत कार्ड को बंद करने का मुतालबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कर चुकी हैं और अब पंजाब में निगरां हुकूमत की जानिब से सेहत कार्ड की जुज़वी बंदिश कर दी गई है। क्या निगरां हुकूमत ये फैसला करने का इख्तियार रखती है। सवाल नंबर 8, अगर मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर फैसला हुकूमत के हक में नहीं आता तो क्या हुकूमत अदालती फैसले को तस्लीम करेगी या पंजाब में इलेक्शन कराने के फैसले की तरह इसको भी नज़रअंदाज कर देगी। सवाल नंबर 9, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने ट्वीट किया कि 150 किलोमीटर के सफ़र में उन्होंने PTI के 5 झंडे देखे। क्या वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी के पास इतना वक्त है कि वो तहरीक इंसाफ के झंडे गिनना शुरू कर दें। सवाल नंबर 10, क्या इतने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन होने और सैकड़ों रहनुमाओं के तहरीक इंसाफ छोड़ने के बावजूद हुकूमती पार्टी और मामरीन खुसूसी के दिल में तहरीक इंसाफ का खौफ मौजूद है। इन तमाम सवालों के जवाब की कोशिश करेंगे। आज वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए दाखिला अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ स्टूडियो के अंदर ही मौजूद है। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पहली दफ़ा आप हमारे यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लेकर आए हैं, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपकी ट्वीट का जिक्र कर लेते हैं। माशाल्लाह, आपने बताया कि जी आपने 150 किलोमीटर के अरसे के स्पैन में आपने सिर्फ 5 झंडे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देखे। डू यू थिंक इट्स अ फेयर असेसमेंट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यू ट्राइंग टू से कि वो अनपॉपुलर हो चुकी है। देखिए, इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया कि झंडा लगाओ मुहिम शुरू करें और तहरीक इंसाफ के झंडे अपने घरों पे गाड़ियों पे लगाएं। मैं छुट्टियों में पहाड़ों की तरफ निकला हुआ था, तो वापसी पे ड्राइव करते हुए मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि कोई कैंपेन नजर आती है कि नहीं आती।
तो एक गाड़ी 4 झंडों वाली नजर आई और एक आधा झंडा किसी बिल्डिंग पे लगा नजर आया। तो ऑब्वियसली बंदा ऑब्जर्व करता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो झंडा लगाओ मुहिम है, एंटी स्टेट नैरेटिव की वजह से, 9 मई के वाकयात की वजह से, मुल्की सलामती के इदारों पे हमले करने की वजह से उसको अवाम ने रद्द कर दिया और वो कामयाबी से नहीं चल सकी। यही बैरोमीटर है, आप समझ रहे हैं कि ये एक्चुअल बैरोमीटर है? ऑब्वियसली, बिकॉज अगर आपको 2 प्रोविंसेस में आप सफर कर रहे हैं, इसका डर या खौफ से कोई ताल्लुक नहीं है। डर या खौफ किस चीज़ का? मैं तो ये समझता हूँ कि डर खौफ उनको है जिनके 190 मिलियन पाउंड के केसेस हैं, अच्छा, या जिनके ऊपर तोशा खाना की चोरी के केसेस हैं, या जिनकी सियासी जमात शदीद क्राइसिस का शिकार है और उनको अपने ही परवेज़ खटक जो बड़ी अरसे से उनके मेंबर हैं, वज़ीर आला रह चुके हैं, वज़ीर दफ़ा रह चुके हैं, जब उनकी अपनी स्टेटमेंट्स को रिबट करना पड़ जाए तो हमें तो अल्लाह ताला का फजल है, कोई डर और खौफ नहीं। डर और खौफ उन्हीं को होना चाहिए जिनकी मैं आपको बात सुना रहा हूँ। लेट्स मूव अहेड। ये बताइए कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सीट एडजस्टमेंट करने लगे आप लोगों के साथ? देखिए, ये सीट टू सीट डिपेंड करेगा, ये वन साइज फिट्स ऑल नहीं हो सकता। बहुत सारी सीट्स हैं, मैं नाम ले लेता हूँ। नुमान लंगड़ियाल साहब हैं, हमारे साथ भी अलाइंड हैं, उधर भी उनके ताल्लुकात ठीक हैं। अजमल चीमा साहब हैं फैसलाबाद से। इसी तरह मुतअद्दिद लोग हैं जो इलेक्टेबल्स हैं, जो हमारी टिकट पे भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, वहाँ भी उनके ताल्लुकात ठीक हैं। ऐसी सीटों पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है और इंशाल्लाह होगी। कई सीटें हैं जहाँ पे हमारे बड़े चले मैं एक दो तो जो बड़े उनके बड़े हैं जरा उनकी एग्जांपल। अलीम खान साहब लाहौर के हल्के से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, अब लाहौर में तो अयाज सादिक साहब उनको हराते रहे हैं, तो अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो मुस्लिम लीग नून उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी? जितनी मेरी इत्ला है, अलीम खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, जो मेरी मालूमात हैं बतौर सियासी वर्कर के, मैं कुछ मालूमात मैं भी रखता हूँ। मगर आई थिंक वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अब शायद इंटरेस्टेड नहीं है। ये मेरी पार्टी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, पार्टी इलेक्टोरल में पॉलिटिक्स नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते? इलेक्शन नहीं लड़े। अगर वो ख्वाहिश भी रखें लड़ने की, अयाज सादिक साहब पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता ना। मतलब ऑब्वियसली वो इतने अरसे से चले आ रहे हैं और एक इलेक्टेबल हैं और लाहौर में इज़ अ गुड फेस टू हैव। तो आई थिंक लेकिन ऑप्शंस ओपन है, मतलब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ कुछ ना कुछ हो सकता है। कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ सीटों पे हो सकता है, मगर अक्रॉस द बोर्ड देखिए 297 पंजाब असेंबली की सूबाई सीटें हैं। ठीक, हमारे लोग बड़े फिल्टर हुए हैं पिछले 2 अदवार में। ठीक, मुशर्रफ दौर में फिल्टर हुए, फिर पिछले 4 साल में फिल्टर हुए। तो इस वक्त वो लोग खड़े हैं जो मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, जिन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की हैं, जो वहाँ पे एक इलेक्ट होने की सलाहियत और काबिलियत रखते हैं। ठीक, अच्छा चलें आगे चलते हैं। ये जो इस वक्त दुबई में मुलाकातें हुई नवाज शरीफ साहब की, निगरान वज़ीर आज़म, निगरान सेटअप के हवाले से काफ़ी बातें हैं कि जी नाम फाइनल हो चुके हैं। ज़ुबैर साहब ने कहा कि जी नाम फाइनल हो चुका है, बस मौलाना फजल रहमान साहब से जो है एक फाइनल अप्रूवल लेना है। वाई दुबई में सब कुछ क्यों? देखिए, मैं दुबई में वो ऑब्वियसली उनकी एक साहबजादी दुबई रहती हैं, एक फैमिली गेट टुगेदर भी था, वो अपनी फैमिली के पास भी ईद मनाने भी दुबई गए। आपने देखा अली डार साहब की भी आपने तस्वीर सोशल मीडिया पे देखी। अच्छा, तो मैं नहीं समझता, मीटिंग्स लंदन में भी हो सकती थी अगर सियासी मीटिंग्स करनी होती। तो ये मेरा ख्याल है थोड़ी सी ज़्यादा हाइप दी जा रही है दुबई विजिट को। निगरान वज़ीर आज़म फाइनल हो गया? बहुत कबल वक्त है और मैं नहीं समझता कि अभी सोशल मीडिया पे जरूर नाम चल रहे हैं। नजम सेठी साहब का नाम चल रहा है। लेट्स स्टार्ट। देखिए ना, मेरे ख्याल से मोहसिन बेग साहब का नाम चल रहा है। सोशल मीडिया की हद तक ही चल रहा है ना, अभी तक कोई संजीदा इस पर मशावरत या कोई। अच्छा चले, मैं रीफ्रेज कर लेता हूँ क्वेश्चन। ये कंसिडर हुए हैं नाम? मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसे नाम कंसिडर हुए हैं, बट मैं वही आपको कह रहा हूँ कि अभी तो किचन कैबिनेट से भी बात नहीं हुई। अच्छा, और ये बहुत कबल अज़ वक्त है। निगरान वज़ीर आला का पूरा महीना पड़ा है और 1.5 महीना पड़ा है। तो आई थिंक वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट देयर। फिलहाल क्या सराइयाँ हैं, जय मगोइयाँ हैं, सोशल मीडिया पे कुछ नाम चल रहे हैं, बट अभी तक हुकूमत की या पार्टी की कोई इस पर सीरियस मशावरत वो अभी। इलेक्शंस कब हो रहे हैं? ये फाइनल हो गया? देखिए, इलेक्शंस, एक तो पहली बात ये मैं क्लियर कर दूं कि हमारी हुकूमत तो जिस दिन हमारी मुद्दत मुकम्मल होती है हम तो घर चले जाएंगे, इसमें कोई अभाम नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि जी फाइनेंशियल इमरजेंसी खुदा ना खास्ता IMF की डील मुकम्मल करने के बाद, अब तो रहता मुल्क को स्टेबलाइज करने के बाद, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी बात रहती है। तो इंतखाबात वक्त पर ही होंगे और हमारी हुकूमत जैसी ख़त्म होती है। ये आपकी प्रेडिक्शन है, ख्वाहिश है? प्रेडिक्शन भी है, ख्वाहिश भी है कि इलेक्शन वक्त पे हो। मतलब क्योंकि एक ये इंप्रेशन आया था कि नून लीग इंटरेस्टेड है कि थोड़े से बेशक आगे चले जाएं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसी ना हमारी ख्वाहिश है, ना हम ऐसा चाहते हैं। हम क्यों चाहेंगे कि इलेक्शन आगे जाएं? हमारे इस वक्त हल्कों के अंदर पोजीशन खासी मजबूत है। अच्छा, और हम मजबूत है, आप समझते हैं मजबूत है? 2018 में मंसूर साहब हम प्री पोल रिगिंग हुई,
पोल वाले दिन रिगिंग हुई, पोस्ट पोल रिगिंग हुई, हमारे लोगों को तोड़ा गया, जनूबी पंजाब महाज बनाया गया, हम पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे वो सारे तूफान के बावजूद। अब तो फिर भी तहरीक इंसाफ का टिकट लेने को कोई तैयार नहीं प्री पोल रिगिंग का जो आपने जिक्र किया, जाहिर बात है मेरे कप्तान भी इसके ऊपर जो है वो एलिगेशंस लगा रहे हैं कि ये हमारे साथ भी, हमारे भी हाथ बांधे जा रहे हैं, हमें खुल के खेलने नहीं दिया जा रहा, हमारे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। लग यही रहा है कि अगला इलेक्शन जो है वो आप पीटीआई के बगैर लड़ना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए पीटीआई जरूर अपने कैंडिडेट फील्ड करे, अब उनके अपने लोग मतलब टॉप टियर, कभी आपने सुना मुस्लिम लीग नून के दौर में कि ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब के जो टॉप टियर है, किसी के घरों में इस तरह नहीं हुआ जो इनके साथ हो रहा है? नहीं, इससे बदतर हुआ ना। लोग घरों में दाखिल हो के घरों का फर्नीचर तोड़ देना, शीशे तोड़ देना, किसी औरतों को उठा लेना, बीवियों को उठा लेना, इससे बदतर हुआ ना। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सियासी एलीट है ना, हम तो छूत हैं, ये सियासी एलीट है, इनको तो कोई उंगली नहीं लगा सकता। वो उस वक्त भी कहा गया था, आहा चीमा की बीवी बच्चों से जाके पूछे ना, 3 साल जब वो घर नहीं आया, 5 साल की सजा होती है। राना सनाउल्लाह से पूछें कि जब मंशियात डाली गई और 10x6 के सेल में डाला गया जिसकी जमीन टूटी होती थी और कीड़े होते थे उसके अंदर, तो उसने तो शोर नहीं मचाया। शहबाज शरीफ से पूछे ना, जब कहा गया कि जमीन सुलाना है। इज़न्ट इट सरप्राइजिंग कि गिरफ्तारियां होती हैं लेकिन जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बंदा ठीक है। अब नाउ ही इज फाइन। ऐसा है नहीं। 9 मई के जितने नामजद लोग हैं, वो चाहे मर्द हो, खातून हो। मुराद राज का नाम था, तो मुराद राज कहाँ है? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। अब देखें ना, मुराद राज की अगर आप लोकेशन देखें, उस पे एलिगेशन देखें, तो आपको वो कोर कमांडर हाउस के अंदर या आसपास उसकी लोकेशन ही मिलेगी जिनकी थी। अच्छा, वो सारे मौजूद हैं। 9 मई के वाक़े के ऊपर अगर आप डिटेल में जाएं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुई है, जियो फेंसिंग हुई है, बाकायदा देखा गया है टेलीफोन नंबर्स के जरिए, तो मैं नहीं समझता ये शोर ज़्यादा मचाया गया है। जुल्म ज़्यादती किसी के साथ नहीं हुई। और जो परवेज इलाही साहब को जो है वो कहा जा रहा है कि चौधरी शुजात कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप पीटीआई छोड़ दें और काफ लीग में वापस आ जाएं। काफ लीग जो है वो आपकी तहदी है इस वक्त। चौधरी शुजात तो बिल्कुल ये चाहते हैं और राइटली सो। आई थिंक उनकी फैमिली को भी यूनाइट होना चाहिए। लेकिन आपने तो बताया कि वो कितने करप्ट इंसान है परवेज इलाही साहब, तो फिर आप फिर काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट तो नहीं करेंगे ना? एक चौधरी शुजात साहब की ख्वाहिश है एंड ऑब्वियसली एक बड़े भाई के तौर पर एक ख्वाहिश उनकी ज़रूर होगी। परवेज इलाही साहब ने जो 3 महीने में काम किया, वो सुना है कि बुशरा बीबी ने किसी निजी महफिल में कहा कि बुजदार ने 4 साल कोई कमाई नहीं की, जो मेरा मोनस बेटा 3 महीने में कर लिया है। बिल्कुल ठीक, आपकी इसी एलिगेशन के साथ ही रही है। अब मेरा यही अगला सवाल है कि यहाँ पे इसी टीवी प्रोग्राम के थ्रू मैसेज दीजिए चौधरी शुजात को, अगर परवेज इलाही को आप वापस काफ लीग के अंदर लेकर आए तो काफ लीग को हम लोग कोलिशन से बाहर निकाल देंगे। देखिए ना, परवेज इलाही इतना करप्ट आदमी, अगर चौधरी शुजात साहब उनके साथ कोई अलायंस चाहते हैं, वो उनकी फैमिली उनकी पार्टी है, मैं उनको क्यों इस तरह का मैसेज करप्ट लोगों के साथ आप अलायंस करेंगे? देखिए ना, मेरा ख्याल है परवेज इलाही को, मेरी राय में चौधरी शुजात साहब को परवेज इलाही को वापस नहीं लेना चाहिए। अच्छा, और मेरी इतला भी है कि वो नहीं लेंगे। ऑब्वियसली एक एफर्ट वो नहीं लेंगे या वो नहीं आएंगे, वो उनकी मर्जी, मगर मेरी राय में उनको नहीं लेना चाहिए। मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता। और हालांकि मेरे उनसे ख़ानदानी मरासिम भी हैं, मेरी उनसे रिश्तेदारियाँ भी हैं और हमारा बड़ा क्लोज नेट फैमिली सिस्टम भी रहा है। भी बहुत है परवेज इलाही साहब। अब हमें भी उनसे नाराजगी, हम तो दुआए खैर कह के आए थे और अगले दिन उन्होंने जो किया, उसके बाद हमारे घरों पे जो रेडें करवाई, दहशतगर्दी के पर्चे कराए, मेरे पे जो दहशतगर्दी का पर्चा मेरी चाची को साथ नामजद किया। तो घर की खवातीन पे पर्चे कराने की रिवायत इन्होंने डाली ना जी। चलें आगे चलते हैं। मैं ये जो ईद के ऊपर आई अनाउंसमेंट IMF के हवाले से, और मैं देख रहा था नून लीग इस पर, जारी बात है आप लोग उसको काफ़ी प्रोपेगेट कर रहे हैं, इसाक डार साहब की तारीफ़ें हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब की भी तारीफ़ें हो रही हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक जो इस सारी चीज़ के अंदर एक सवाल है कि 8 महीने लगा दिए इस यहाँ तक पहुँचने में। 8 महीने बाद ही सब कुछ अगर मानना था IMF का तो पहले ही मान जाते। देखिए, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसकी इब्तिदा हुई थी, मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा, एक इर्तिका है ना, एवोल्यूशन है। चलें आ जाए ना, आ जाए। उन्होंने बिगाड़ा, हमने सियासत दाव पे लगा के रियासत बचाने के लिए हम आए, हमने शराइत मानना शुरू की, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स रेज़ किए, ठीक है जी, फ्यूल प्राइसेस कई दफ़ा रेज़ की, पेट्रोल लेवी पे हमने उसको इंक्रीज़ किया। जितनी शराइत हम मानते गए उतना ही वो डिले होता गया मामला। हम तो गुडविल में कर रहे थे। मैं ये तो कह रहा हूँ, मुझे एक चीज़ बताइए, जो 8 महीने पहले आपने कहा जी हमने नहीं माननी थी और देखें हम आज तक नहीं माने। देखें ना, उसमें फिर उसमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट गई इसको फाइनलाइज करने में। इसाक डार साहब की टीम ने बड़ी इस पर मेहनत की। फिर पेरिस में जो टॉक्स हुई, प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑब्वियसली उस लेवल पे एक एक्स्ट्रा एफर्ट किया। मैं ये समझता हूँ कि हम पिछले कई माह से कोशिश कर रहे थे, बट कुछ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी
जिसकी वजह से ये फाइनलाइज नहीं हो रहा था। पॉलिटिक्स इज इक्वल टू बेसिकली आप लोगों को पता नहीं था आपकी हुकूमत कितनी देर रहनी है, आप लोग वो टफ डिसीजंस लेने से कतरा रहे थे, आपको नहीं पता था। 9 मई होता है, 9 मई के बाद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखते हैं, वो अंडर प्रेशर आती है, अब आपको ब्रीदिंग स्पेस मिलती है, आप कहते हैं चले ठीक है हमारे पास जो है अब हम एरिया है, नाउ वी कैन रेज द टैरिफ, हम सब कुछ वो कर सकते हैं, अब IMF की शराइत मान लेते हैं। बीइंग इन गवर्नमेंट और क्लोज सर्कल में होते हुए मुझे एक दिन भी ये नहीं लगा कि हम इसको अचीव नहीं करना चाहते या हम गो स्लो में गए हैं। अच्छा, मुझे हर दिन लगा कि इस पे एफर्ट हो रही है, भरपूर कोशिश की जा रही है कि एक तो प्रो पुअर बजट भी आ जाए। सर मुझे मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे एक चीज़ बताइए जो मिफ्ता इस्माइल नहीं कर पा रहे थे और इसहाक डार साहब ने कर दी, क्योंकि इसहाक डार साहब जब आए थे उन्होंने तो हमें इमेज दिया था, मैं IMF को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे बात करूंगा और मैंने तो 25 साल से इनको हैंडल किया हुआ है। व्हाट डिड यू डू? वो वैसे का वैसे ही पूरा पैकेज उसी तरह उठा के मान लिया, उसमें क्या खास बात? देखिए ना, खास बात ये है, एक तो डार साहब के आते ही डार साहब ने जो मेजर्स लिए रुपये को कंट्रोल करने के हवाले से और स्पेशली टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से, वो पहले से बहुत बेहतर उन्होंने चीज़ों को किया। अब जो IMF की आप बात कर रहे हैं उसमें एक कुछ प्रेशर टैक्टिक्स भी होते हैं गवर्नमेंट का कुछ लेवरेज भी होता है एंड गवर्नमेंट का एक इंटेंट भी होता है कि हम इसको मुकम्मल करना चाहते हैं। अगली गवर्नमेंट भी जो आएगी वो भी ऑब्वियसली उस हद तक भी कुछ 189 पे डॉलर आपको मिला, 286 का आज है। बिल्कुल ठीक। क्या हम क्या किया? अगर आप 2018 में आए 311 के बाद नीचे 286 तो हम तो इसको 120 पे छोड़ के गए थे ना, तो ये पिछले 4 साल क्या होता रहा है कि ये 189 तक चला गया। 120 मैं तो उस बैरोमीटर की बात कर रहा हूं जो आपकी मैं वही कह रहा हूं ना, देखिए ना, IMF के साथ इंटेंट था, विल थी और हमने अब अग्री किया। देखें आप टाइमिंग देखें, टाइमिंग इस हवाले से भी अहम है कि एक प्रो पुअर बजट आया, हमारे बदतरीन नाकदीन भी बजट पे को बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म नहीं कर सके। तनख्वाहों में इजाफा हो, वो प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए तनख्वाहों में इजाफा किया। बहुत कोई ज़्यादा हैवी नई टैक्सेशन नहीं लगी, बट ऑब्वियसली उस प्रो पुअर बजट के साथ साथ अब IMF को डील को फाइनल करने के लिए जो शराइत थी उनको माना है और ऑब्वियसली वो माननी चाहिए थी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये चीज़ 8 महीने पहले आप मान लेते। उसमें टाइम लगा, मिफ्ता इस्माइल से ही मनवा लेते। उसमें टाइम लगा बिकॉज एक वजीर खजाना आपने सैक्रिफाइस कर दिया, सिर्फ वजीर खजाना नहीं, अपने मुस्लिम लीग नून सिंध का सेक्रेटरी जनरल तक आपने सैक्रिफाइस कर दिया। वन वे स्ट्रीट नहीं थी ना। अब देखें ना, एक शर्त, दूसरी शर्त, तीसरी शर्त, चौथी शर्त, शराइत तो मानी जा रहे थे मगर वो अग्रीमेंट फाइनलाइज होने पे आ नहीं रहा था। ठीक, तो फिर ऑब्वियसली एक प्रेशर एग्जर्ट हुआ, एक मीटिंग्स हुई, इसमें आज काबीना में उन्होंने बात की, इवन UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि जी मैं अपना किरदार अदा करता हूँ, इसमें सऊदीया ने अपना किरदार अदा किया, इसमें पाक फौज ने मतलब सिपाही सालार ने अपना किरदार अदा किया है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना किरदार अदा किया। सो आई थिंक एक कंसर्टेड एफर्ट था जिसकी वजह से इसका रिजल्ट निकला। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब आपका, थैंक यू सो मच। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसियत तारड़ साहब हमेशा अपनी पार्टी को डिफेंड करने के हवाले से ही इज़ ऑलवेज ब्रिलियंट अबाउट इट। बहरहाल कुछ और भी बात होगी सियासत के हवाले से, आखिर ये दुबई की मुलाकातें इलेक्शंस के हवाले से, तारड़ साहब ने तो उसको डक करके कह दिया कि मेरी नॉलेज के मुताबिक, लेकिन एक ऐसे सहाफ़ी जो अभी पिछले दिनों ही नवाज शरीफ साहब से मिल कर आई हैं, खातून सहाफ़ी, वो हमारे साथ मौजूद होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ होगी। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सियासत के हवाले से बात हो रही थी, तारड़ साहब अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ मौजूद थे और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ तो वो दे रहे थे, लेकिन एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं न्यूट्रल का लफ्ज़ बड़े एहतियात से इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर वो हम जानना चाहते हैं सहाफ़ी हवाले से कि जो कुछ हो रहा है उसको अगर एनालाइज करना हो, तो फिर उसके लिए आज हमने दावत दी है। सीनियर एंकर पर्सन है, मेरी खासतौर पर मेरी सीनियर है आसमा शिराजी साहिबा, आज हमारे साथ मौजूद। आसमा साहिबा थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मंसूर, मुबारक हो नया प्रोग्राम। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आएँ। आसमा साहिबा, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी या नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, आप गई हुई थी लंदन, तो क्या खबर है, क्या प्लान है उनका, आ रहे हैं पाकिस्तान, आ रहे हैं या नहीं आ रहे? मंसूर, दिलचस्प बात है क्योंकि इस बीच में एक हफ्ते में बहुत सारी डेवलपमेंट्स और भी हो गई। नवाज शरीफ साहब की जरदारी साहब से मुलाकातें हुई हैं, दुबई के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो एक उनसे जो बातचीत के बाद जो लगा कि एक तासुर डेवलप हुआ, जिसे हम कहना चाहिए हमें, वो ये था कि एक ग्रैंड डायलॉग की तरफ जो है वो पाकिस्तान बढ़ रहा है और एक स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ मुशावरत का अमल शुरू हो चुका है।
वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जिसे कहना चाहिए उसके ऊपर बातचीत का आगाज़ हुआ है। अब ये बहुत सारी चूँकि 13 सियासी जमातें ऑलरेडी कॉलिशन के अंदर हैं, इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद है, लेकिन इसके अंदर जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, मसलन सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, उसकी शमूलियत होती है नहीं होती है, तो इसके ऊपर कंसर्न्स मौजूद थे। और ख़ास करके जब आप पॉलिटिकल लीडर्स से बात करते हैं तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं कि आप चीज़ों को ठीक कर लेंगे, पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिलेगा, और ख़ास करके मिसाक जमहूरियत जिस पे पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की एक एग्रीमेंट मौजूद है, उसको एक्सटेंड करना है, तो उसके बातचीत है। फिर एक मिसाके मईशत के हवाले से कि पॉलिसीज़ को कैसे आगे लेके चलना है, और फिर एक तमाम इदारों के अपने अपने रोल के हवाले से नज़र आता है कि दोनों लीडर्स के बीच में एक कंसेंसस जो है वो डेवलप हो रहा है। एक सिर्फ क्वेश्चन, ये जितना भी पूरा स्पेक्ट्रम है या ये जो भी एक ब्रॉडर नेगोशिएशन बन रही है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं पे फीचर करती है या नहीं? देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये डायलॉग बेमानी है। ओके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल रियलिटी है, और गुफ्तगू में ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो शक्ल है इसके अंदर कोई मौजूद जो पार्टिसिपेशन है वो हो, लेकिन जो हैयत बाद में बन सकती है इस जमात की, क्योंकि अभी बहुत सारा कुछ होना बाकी है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो है वो अभी बात को आगे बढ़ना है, उनके ख़िलाफ़ केसेस को परसू करना है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई को चलना है। और आपने कल परवेज़ खटक साहब की स्टेटमेंट देखी, उसने तो तकरीबन काया पलट दी है कि किस तरह की प्लानिंग जो थी वो 9 मई को शामिल थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि माइनस इमरान के ऊपर तो शायद कहीं ना कहीं कंसिडरेशन है, लेकिन इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की शमूलियत के साथ जो है वो बातचीत का आगे बढ़ना तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग के लिए ज़ाहिर है कि जो कंसल्टेशन है उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स, जो कि 16 सितंबर के बाद ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आती है, जबकि चीफ जस्टिस साहब जो है वो रिटायर हो जाएंगे। आपकी गुफ्तगू से मुझे ये लग रहा है कि जैसे नवाज शरीफ साहब भी इमरान खान साहब के साथ इस डायलॉग के हवाले से कोई ज़्यादा मुतमईन नहीं है, या उनकी सोच में इमरान खान कहीं पे फीचर नहीं करते। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल जो इस वक्त का सेटअप है वो तो कॉलिशन गवर्नमेंट अपने जो लॉन्ग टर्म बुनियादों के ऊपर पावर शेयरिंग है उसके ऊपर ज़्यादा कंसिडर कर रही है कि अगर अगले सेटअप के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कि अगला सेटअप कैसे बनना है, तो उसके ऊपर ज़्यादा बातचीत हो रही है कि वो फार्मूला क्या होगा, किस तरह से लोग आएंगे। एक हंग पार्लियामेंट तस्वुर की जा रही है कि आगे भी होगी, तो उसको किस तरह से लेके चलना है। उस पावर शेयरिंग फार्मूला जो कि सिंध और पंजाब के हिसाब से होगा, जो वफाक के हिसाब से होगा, फिर उसके अंदर मईशत होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसको लेकर के ये ज़्यादा कंसल्टेशन हो रही है। मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ कोई बहुत बड़ा मौजू गुफ्तगू इस पूरी कंसल्टेशन के अंदर मौजूद है। जी, ये इस सारी चीज़ के अंदर लेट्स फोकस इन दुबई, क्योंकि दुबई में पिछले बड़ी एक्टिविटी रही पिछले एक हफ्ते के अंदर। निगरान सेटअप के हवाले से क्या दोनों पार्टीज बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं? क्योंकि र्यूमर्स उड़ रही थी कि नहीं जी पुश किया जा रहा है, एक साइड की तरफ पुश किया जा रहा है, फिर नजम सेठी साहब वाला वाकया, PCB चेयरमैनशिप का भी वो कुछ वाकया हो गया, लेकिन फिर और खबरें भी आई कि नहीं इतनी भी बड़ी डिसएग्रीमेंट्स नहीं है, हल्की फुल्की जो एक नेगोशिएशन टेबल पे आप बैठते हैं तो बस वो हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो निगरान वज़ीर आज़म के लिए निगरान सेटअप के हवाले से दोनों पार्टीज ऑन बोर्ड हैं आपकी नज़र? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ऑन बोर्ड है, और चूंकि एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है कि दोनों का साथ चलना ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ हैं। इख्तलाफात जो हैं वो बिल्कुल छोटे मोटी नौइयत के ज़रूर है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव जो एजेंडा है उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि दोनों जमातों के बीच में कोई भी इख्तलाफ मौजूद है। बल्कि जो ज़राए बता रहे हैं कि जो अभी दुबई के अंदर कंसल्टेशंस हुई हैं उसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई कंसेंसस मौजूद है कि आपने निगरान सेटअप के हवाले से और चीज़ों को आगे कैसे लेके चलना है। और शायद जो असेंबली की तौसी के ऊपर बात हो रही थी उसके ऊपर भी हल्के फुल्के इख्तलाफ उसमें मौजूद है, और उसी के बाद ये फैसला मंजर आम पर आता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इस कंसल्टेशन के बाद के वो कहते हैं कि हम 11 अगस्त को चले जाएंगे या 10 अगस्त को वाइंड अप कर देंगे। तो अब जाहिर है कि जो जिस तरह की सिचुएशन बन रही है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि PMLN की सिंध के अंदर जो एंट्री है उसके ऊपर PMLN उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेती है। इसी तरह से पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एंट्री है, री एंट्री जिसे कहना चाहिए,
उसके ऊपर उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और इसी के ऊपर ज़्यादा बातचीत भी जो है वो हुई है कि मुख्तलिफ नशिस्तें जो हैं वो सेंट्रल पंजाब की या जो साउथ पंजाब है उसके अंदर किस तरह से पीपल्स पार्टी वापस या उसका कम बैक कैसे हो सकता है। इस सारी चीज़ के अंदर मैं आपका एनालिसिस लेना चाहूँगा इस सारी चीज़ के ऊपर कि इस पूरे सेटअप के अंदर अगर तो मतलब जिस तरह आप कह रही हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड जो है डायलॉग हो, आज सारी जमातें आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन करके एक फ्रेमवर्क के ऊपर फैसला कर लें कि हमने इस तरीके से चलना है, लेकिन इस सारी चीज़ में हमेशा पाकिस्तान के हर इलेक्शन के अंदर अगर वो अपोजिशन के बगैर, एंड राइट नाउ द अपोजिशन इज़ मेरे कप्तान और उनकी जमात, अगर वो नहीं होती तो उस इलेक्शन की लेजिटिमेसी किस तरह कहलाएगी और अगर वो आ गए बीच में तो ये बना बनाया खेल सारा ख़राब नहीं हो जाएगा? देखिए ये एक बहुत अहम सवाल है और हम जो सियासी हकीकतों की बात कर रहे हैं उसमें हकीकी सियासी जमातों का जो एक मंत्रा है वो बीच में आया है कि जो गैर हकीकी सियासी जमातें हैं उनका वजूद तब तक कहाँ पे होगा, किस हैयत में होगा, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर गुजरने वाला दिन जो है वो सियासी जमात की हैयत को तब्दील कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक है और ये मैं आपको बताऊँ कि जो ग्रैंड डायलॉग की बात मैंने मियाँ नवाज शरीफ से ये ख़ास करके ये सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है कि आपके सामने क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो मामला बहुत ज़्यादा दिगरगू हैं इस वक्त, अगर उसको आपको कैसे आप ठीक करेंगे। तो उनका एक ये कहना था कि हम इस प्रोसेस को शुरू करना चाहते हैं और इसके अंदर हम तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, इनके तमाम जो इदारे हैं उनके सरबराहान को शामिल करेंगे। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सरबराह, आर्मी चीफ, DGISI, DGI जो भी हैं वो सब के सब जो है वो एक छत के तले बैठ के बात करेंगे और तो ये प्रोसेस जो है वो आगे चलेगा। और शायद यही वो वजह है जिस पे जरदाई साहब ने भी कहा कि वो डायलॉग की बात उन्होंने की और फिर आपने देखा DGI-SPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। तो एक ग्रैंड डायलॉग की तैयारी है। अब ये देखना है कि वो सितंबर के बाद शुरू होते हैं या सितंबर से पहले 14 अगस्त को शुरू हो सकते हैं। मैं अलीम खान साहब की एक स्टेटमेंट देख रहा था, उसमें उन्होंने फरमाया कि जहांगीर तरीन साहब हम नून लीग के साथ किसी किस्म का या PDM के साथ कोई इत्तेहाद वगैरह नहीं करेंगे। हमारी जो सियासत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी है और PDM के खिलाफ भी है। वो ये फरमा रहे थे। उन्होंने कहा जहांगीर तरीन साहब हमारे वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार होंगे हमारे। लेकिन अगर हम जो खबरें आती हैं ज़राए के हवाले से उसके मुताबिक तो जो कुछ भी होगा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो सीट एडजस्टमेंट या मुस्लिम लीग नून के साथ ही खेलेगी। क्या ऐसा ही है? अभी यही समझती हैं ऐसा ही होगा? देखिए अभी भी जो कंसल्टेशन हो रही है इसके बाद में IPP के लोग वहाँ पे जाके मिले हैं नवाज शरीफ साहब से, तो मेरा ख्याल है कि उसके अंदर ये चीज़ तो फार्मूला कुछ तय पा रहा है। और इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े कंसर्न्स थे। अगर आपको याद हो कि साउथ पंजाब के हवाले से जैसे ही IPP आई थी यानी इस्तेकाम में पाकिस्तान, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक इनसिक्योरिटी डेवलप हुई थी कि ये किंग्स पार्टी आ रही है और शायद तमाम जो लोग हैं इलेक्टेबल्स हैं उनको वहाँ पे धकेला जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस रुक गया था और उसके बाद PMLN की सपोर्ट के साथ जाहिर है कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। मगर ऐसे लगता है कि एक ओपन फील्ड अब जो है वो पंजाब के अंदर होगी जिसमें कि सीट एडजस्टमेंट सीट टू सीट देख के या इलेक्टेबल्स को देख के जो है वो सामने मंजर आम पर आ सकेगी। और ये पंजाब के अंदर कोई बहुत वन साइडेड मैच कभी भी नहीं रहा, ये तो सबको पता है। लेकिन साउथ पंजाब के अंदर बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस जो है वो मैटर करेगी आगे। लेकिन पंजाब में फिर ऑपोजिशन असल में कौन होगी? मतलब मैं इस पूरे सेटअप में, क्योंकि नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जो है अगर किसी किस्म का डायलॉग कर रही है या सीट एडजस्टमेंट कर रही है तो एक्चुअली पंजाब में कौन होगा ऑपोजिशन? हो सकता है इसके लिए आपको परवेज़ इलाही साहब का इंतजार करना पड़े। हाँ, ये बताइएगा परवेज़ इलाही साहब, इंटरेस्टिंग आपने बात की। मैं अभी थोड़ी देर पहले अताउल्लाह तारड़ साहब यहाँ पे मौजूद थे तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी कि वो चौधरी शुजात साहब बार बार जाके उनको मना रहे हैं, तो आप लोगों के तो पता नहीं कितने बयान आते हैं परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ। तो असूली तौर पे तो आपको ये कर देना चाहिए कि जी अगर परवेज़ इलाही साहब वापस आए काफ लीग में तो हम कोलिशन ख़त्म कर देंगे काफ लीग के साथ, इतने करप्ट आदमी की पार्टी के साथ हम नहीं रह सकते। करेंगे आप ये कहेंगे या नहीं? तो ज़रा वो कतरा गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया इसको। लेकिन क्या वाकई परवेज़ इलाही साहब की वापसी हो सकती है काफ लीग? देखिए मुझे नहीं लगता कि सरेदस्त ऐसा मुमकिन है। अभी तक तो जितना भी प्रेशर उनके ऊपर रहा है वो रेजिस्ट कर रहे हैं और ये अनलाइक चौधरीज है, ये कभी ऐसे हुआ नहीं है। तो एक जो रूम है वो मौजूद है जिसके अंदर परवेज़ इलाही साहब एक सियासी जमात के साथ वाबस्तगी के साथ आगे आएंगे और हो सकता है कि वही अपोजिशन का या हुकूमत का या जो भी उनका रोल जो है ये आने वाले इलेक्शंस में पता चलेगा, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मगर उसके अंदर उनका रोल जो है वो बड़ा डिफाइन होकर सामने आएगा। आपने देखा होगा शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो इमरान खान साहब के साथ एक मुलाकात के बाद कि उनकी कोई मुलाकात सामने नहीं आती है।
परवेज़ खटक साहब जो है वो 25 से 30 लोगों के ग्रुप के साथ एक नई जमात या नए इल्हाक के लिए जो है वो अपने तैयार बैठे नज़र आते हैं। तो अभी इस जमात के जो इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनके जो मुस्तकबिल है जो कि उनके केसेस से मुताल्लिक है, उसके बाद जो पिक्चर है क्लियर तहरीक इंसाफ से वो सामने आएगी। ये जो क्वेश्चन आपने पहले वैलिड किया था कि उसके वोटर और सपोर्टर का क्या होगा, तो इसको आपको कराची की एग्जांपल देखनी पड़ेगी कि MKM अल्ताफ हुसैन साहब के साथ जो भी लोग उनके सपोर्टर्स थे वो आज तक वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकले, वो डिसअपॉइंटेड हैं। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक किरदार होगा वो बहुत अहम होगा और शायद जो ग्रैंड डायलॉग है उसके अंदर इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा कि आप किस तरह से उनको इंगेजमेंट उनकी होती है, उनको इंगेज कैसे करते हैं। ये जो इंगेजमेंट की पॉलिसी है अगर सियासी जमातों ने ये छोड़ी तो जाहिर है कि इसके बहुत से नुकसानात होंगे, वेंटिलेशन नहीं हो पाएगी और पॉलिटिकल प्रोसेस की कंटिन्यूटी के लिए उस वेंटिलेशन का होना और पार्टिसिपेशन एक बहुत बड़ा यूथ बल्ज है पाकिस्तान के अंदर और हम में जानते हैं कि यूथ में से बहुत बड़ी तादाद जो है वो मेरे कप्तान को फॉलो करती और है। मिडिल क्लास, हाँ, वो भी फॉलो करती है। मतवसत तबका जो है वो पहली बार इंगेज हुआ था, लाइक इट और नॉट। ये तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा उनका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को के अंदर जो है वो उस क्लास को जो है वो उसमें ऐड किया था। एक आखिर में एक सवाल ज़रा सहाफ़त के हवाले से और मीडिया के हवाले से। मेरे कप्तान के अपने दौर के अंदर जो है वो मीडिया के ऊपर जिस किस्म की पाबंदियाँ लगी हम हमेशा उसका जिक्र करते हैं। एक सीनियर होने के नाते मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा और मैं बार बार सोचता हूँ इसके बारे में, आप समझती हैं कि आज का दौर सहाफ़त के हवाले से पहले से ज़्यादा ख़राब है या वैसा ही है? देखिए ये तो 75 साल से हम जैसे थे वैसे ही हैं। हमारे लिए कौन सा आइडियल वक्त आया, कौन से ऐसे मुनासिब हालात आए जिसमें कि हम सहाफ़त कर सके, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। आज भी अगर इमरान रियाज को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है तो इसके ऊपर हमें एतराज़ है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वही बात है कि आप जहाँ भी अगर 75 साल में देखें तो कौन सा ऐसा आइडियल इन्वायरमेंट पाकिस्तान की सहाफ़त को मिला है कि जिसमें हमने काम नहीं करना। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि 3.5 साल में हमें सेल्फ सेंसरशिप की जितनी आदत डाल दी गई है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, वो सेंसरशिप से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये कहने में मैं ठीक हूँगा कि इस हवाले से मीडिया फ्रीडम के हवाले से जो ट्रैक रिकॉर्ड इमरान खान साहब का ख़राब था, शहबाज शरीफ साहब का भी अब उतना ही ख़राब है। देखिए अगर हम रेटिंग्स के ऊपर जाते हैं, इंडेक्स के ऊपर जाते हैं इंटरनेशनल, तो उसमें तो ख़राब नहीं है, लेकिन अगर यही हालात हुए तो उससे ज़्यादा ख़राब हो सकता है। लेकिन डिसपॉइंट नहीं किया आपके ख्याल में? मुझे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद क्योंकि ये उनके दौर में सहाफ़ियों के साथ खड़े होते थे, आवाज़ें बुलंद करते थे, नारे भी लगाते थे, लेकिन जब खुद आए हैं उस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, नथिंग हैज़ चेंज्ड। बिल्कुल मंसूर, ऐसे ही लगता है कि हाइब्रिड दौर की कंटिन्यूटी है ये हम एक हाइब्रिड दौर से निकल के दूसरे हाइब्रिड दौर में गए हैं। उस वक्त की माजूरियाँ अलग थी, अब की मजबूरियाँ अलग हैं, लेकिन हम मसलहतों के शिकार नहीं हैं। यानी जो मीडिया है वो तो सच को पाबस्ताए हालात नहीं बना सकता, हमें तो वही कहना है जो हमें नज़र आता है और हम वो कहते हैं जो हमें नज़र आता है। हम उस वक्त भी खिलाफ थे और अगर आज, और जो कि आज है कि हमें उस तरह की फिजिबल इन्वायरमेंट नहीं मिल रही सच कहने के लिए, तो हम आज भी उस पर मोतरज़ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी साहिबा आपका। नाज़रीन, सीनियर एंकर पर्सन एनालिस्ट आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, सहाफ़त के हवाले से, सियासत के हवाले से तबसरा कर रही थी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज़रा मईशत के हवाले से भी बात करेंगे। IMF के साथ मुआहदा तो हो गया, एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, लेकिन आगे क्या होगा? क्या पाकिस्तान के तमाम मौशी मसाइल हल होने जा रहे हैं या ये मसाइल जूँ के तू वैसे ही रहेंगे? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। IMF से मुआहदा होते ही मुल्क की मईशत पर छाए गैर यकीनी के बादल छटने लगे। वेंटिलेटर पर लगी मईशत को $3 अरब के मुआहदे के तहत $1.1 अरब का पहला ताकतवर इंजेक्शन तो लग गया, लेकिन दूसरी तरफ आवाम के हालात में कोई मुस्बत तब्दीली नजर नहीं आ रही। जिस रोज मुआहदे की खबर आई उसी रोज डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई और अब बिजली और गैस के नर्ख भी बढ़ाए जाएंगे। 12 जुलाई को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से कबल गैस की कीमत में 50% और बिजली के नर्ख में 3.5 से 4 रुपए फी यूनिट तक इजाफा करना होगा। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की छुट्टियों के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपने तेवर बदलते हुए नजर आई और रवा हफ्ते कारोबार के आगाज पर तारीख रकम हो गई। स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में पहली बार एक दिन में 2446 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स पहले ही घंटे में 5.3% ऊपर गया तो मार्केट को कूल डाउन करने के लिए कारोबार 45 मिनट के लिए रोक दिया गया। वक्फे के बाद
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का दोबारा आगाज मुस्बत अंदाज में हुआ और 100 इंडेक्स 43,899 तक पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में तेजी के साथ IMF से मुआहदे के बाद डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला भी आज रुक गया। ओपन मार्केट में आज एक वक्त में डॉलर 270 से 272 रुपए का मिल रहा था। नाज़रीन, पाकिस्तानी मईशत 1958 से अब तक IMF के साथ 23 प्रोग्राम करने के बावजूद अपने पांव पर खड़ी ना हो सकी, जबकि हमसाया मुल्क भारत ने 32 साल पहले IMF को अलविदा कह दिया था। भारत के साबिक वजीर आजम नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने 1991 में ना मजबूत हुकूमत का और ना ही मिसाक मईशत का इंतजार किया, बल्कि मुआशी इस्लाहात से भारत का चेहरा ही बदल डाला। मुल्क के मुमताज बिजनेसमैन मियां मोहम्मद मंशा ने 2 रोज पहले एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि श्रीलंका डिफॉल्ट होने के बावजूद दोबारा इस्तेहकाम की तरफ लौट रहा है। पाकिस्तान के हालात यही रहे तो आइंदा कुछ अरसे में अफगानिस्तान भी हमसे आगे निकल जाएगा। रूल ऑफ लॉ का ना होना और ब्यूरोक्रेसी की बेजा रुकावटें मुल्क की तरक्की में हायल रुकावट है। अब मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि आप देखेंगे कि अफगानिस्तान भी किसी स्टेज पर आगे निकल जाएगा, बिकॉज दे हैव नो बैगेज। श्रीलंका और हमारे में बड़ा फर्क है। तो श्रीलंका में रूल ऑफ लॉ है जो पाकिस्तान में नहीं है। दैट इज द रीजन दे हैव सक्सीडेड। नाज़रीन, IMF के साथ मुआहदे के बाद मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए जो जरूरी है वो तो किए जाएंगे, लेकिन सारा बोझ अवाम पर डालने के बजाय हुक्मरान तबकात को इनकलाबी फैसले करने होंगे। मुल्क के मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से हम 5 सवाल पूछेंगे। सवाल नंबर 1, IMF से मुआहदा तो हो गया, ये मुआहदा आखिरी है या पाकिस्तान मार्च 2024 में एक बार फिर IMF की दहलीज पर खड़ा होता हुआ नजर आएगा? सवाल नंबर 2, क्या हम भारत की तरह मुस्तकबिल की अच्छी मुआशी प्लानिंग कर सकते हैं ताकि आलमी मालियाती इदारों की गुलामी से निकल सकें? सवाल नंबर 3, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आज तारीख साख परफॉर्मेंस दी, बेहतरी की सूरत हाल वक्ती है या ये देर पा साबित होगी? सवाल नंबर 4, 9 माह की ताखीर के साथ वजारत खजाना ने IMF से शॉर्ट टर्म मुआहदा किया। अगर ये मुआहदा 9 माह कबल हो जाता जब डॉलर और तेल की कीमतें कम थी तो क्या आवाम के लिए बेहतर ना होता? सवाल नंबर 5, IMF से मुआहदे के तहत बिजली, तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हो गया, क्या इस मुआहदे का कोई फ़ायदा आवाम को भी होगा या ये सिर्फ अशराफिया के फ़ायदे का मुआहदा है? इन तमाम के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सीनियर मुआशी तज्ज़ियाकार और साबिक चेयरमैन FPR शबर जैदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। शबर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। योर फर्स्ट थॉट शबर साहब, ये जो IMF के साथ ये जो एग्रीमेंट हुआ है, क्या मैं आपके मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देखता रहा हूँ पिछले चंद महीनों में, 1 साल पहले भी आपने कहा कि पाकिस्तान के हालात मुआशी तौर पर जिस हद तक पहुँच चुके हैं इंतहाई ख़राब हैं। अब ये जो एक नया टीका लगा है IMF से, इससे कोई बेहतरी की उम्मीद की जाए या आपके ख्याल में इट्स टू लेट नाउ? देखिए, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो IMF का माहिदा हुआ है ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी भी था और पाकिस्तान की मजबूरी भी थी। और ये कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम ये समझें कि हमने कोई बुनियादी मसला या कोई चीज़ हासिल कर ली है। ये मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास अपने माशी हालात को, माशी हालात नहीं कहता मैं, पाकिस्तान के पास अपने आप को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए सिर्फ एक ज़रिया था, वो था कि पाकिस्तान IMF से ये क़िस्त ले और पाकिस्तान आगे चले। मगर अगर कोई ये समझता है कि इस $3 बिलियन से हमने अपने वो मसाइल आगे हल कर लिए जो हमारे आगे खड़े हैं, जो पेमेंट के सिलसिले में वो हल नहीं हुए, मैं उस सिलसिले में कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि लोग उसको मिसकंस्ट्रू कर लेते हैं, मगर मसला वहीं का वहीं खड़ा है क्योंकि हमें तकरीबन $20 बिलियन की पेमेंट करनी है 23-24 में और हमारे पास मेरे ज़ाती हिसाब से उसके लिए कोई कमिटमेंट नहीं है। तो ये जो हम एक रिजॉइसिंग के माहौल में चले गए हैं, ठीक है, एक पॉजिटिविटी इसके अंदर है, मगर जिस तरह से हम इसको ये समझ रहे हैं कि हमारे मसाइल का हल है तो ये बिल्कुल गलत फहमी है और ये कोई इसका कोई तो शबर साहब, मुझे आपकी बात से ये लग रहा है कि हमारा जो डिफॉल्ट का रिस्क है वो अभी भी वैसे का वैसे ही मौजूद है। आपकी बातों से तो मुझे ये लग रहा है। देखिए मंसूर, बात ये है कि जब मैं कोई बात कहता हूँ तो उसकी बड़ी डीप रूटेड उसकी वजूहात होती हैं और वो बहुत उसको गौर से सुना जाता है।
तो मैं ये बात करूंगा तो कल सुबह ये हेडिंग लगी होगी कि शब्बर साहब ये कह रहे हैं कि डिफॉल्ट का रिस्क है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी चले आप, मैं शब्बर साहब आपके लिए आसानी कह देता हूं, मैं कह देता हूं कि जी डिफॉल्ट का रिस्क मुझे लगता है कि अभी भी मौजूद है। आप सिर्फ मेरी बात को या हाँ कर दें या ना कर दें। डिफॉल्ट का रिस्क अभी मौजूद है, जी हाँ, अभी भी मौजूद है। चलें लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसाक डार साहब की अब तक की 8 महीने के बाद जाके अल्टीमेटली हमें ये सब कुछ मिला। ये सब कुछ तो 8 महीने पहले भी हो सकता था। देखिए, मैं जब ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ, डेडलॉक हुआ था स्टाफ लेवल के साथ, अगर आप मुझे फॉलो करते, मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप जो आपने वो सारी बातें जो IMF कह रहा था वो आपने 29 जून को मान ली। अगर ये उस वक्त मान लेते तो आपके हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। तो ये जो हमने डेडलॉक किया था और उसके बाद जिस तरह की रेटरिक हमने रखी थी, जिस तरह हमने बात की कि IMF ये चाहता है कि हम डिफॉल्ट में चले जाएं और ये जियो पॉलिटिक्स है और हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू थी। और मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि हमें ये गैर ज़बाना गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली IMF के पास जाना है। हमारे पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम ये है कि हम 1 मिनट में गर्म हो जाते हैं, फिर 1 मिनट में सर्द हो जाते हैं। अब अगर आप दो हफ्ते पहले की रेटरिक सुने पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की रिगार्डिंग IMF, तो बिल्कुल वो ऐसी थी जैसे IMF हमारा दुश्मन है। अब आज इस तरह लग रहा है IMF से बड़ा हमारे पास कोई मसीहा ही नहीं है। तो ये चीजें पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। जी जी, मैं शब्बर साहब, आई एम कमिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ये इस हुकूमत का भी जो है वो अब जारी बात है तकरीबन 1 महीने से कुछ दिन ज़्यादा रह गए हैं, बस वी आर एट द एंड नाउ। अगर मैं आपसे आपकी एक राय पूछूं इसाक डार साहब की अब तक की परफॉर्मेंस और अगर आप उसको कंपेयर करें मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ, तो दोनों में से आपके ख्याल में बेहतर वजीर ख़जाना कौन साबित हुआ? देखिए, मैं ये सवाल मसूद मुझसे अवॉइड करे, क्योंकि मैं पर्सनैलिटीज़ के बारे में गुफ्तगू करना फॉर एग्जाम्पल पसंद नहीं करता बेसिकली। अच्छा, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा क्वेश्चन एक्चुअली पिछले वाले से रिलेटेड था कि अगर यही सब कुछ करवाना था, यही सारी शर्तें मनानी थी, तो ये सब कुछ तो मिफ्ता इस्माइल भी कर सकते थे। इसाक डार साहब ने हमें कहा कि जी मैं इनको 25 साल से जानता हूँ, मैं इनसे नेगोशिएट करना जानता हूँ। इज एक्चुअली फेल्ड। 8 महीने के अंदर उन्होंने कोई पाकिस्तान के लिए ऐसी चीज़ नहीं हमें ला के दी जिसमें हम ये कह सकेंगे जी 8 महीने पहले हम जिस चीज़ पर खड़े हुए थे हमने ये चीज़ अपनी मनवा ली। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं। चले, थैंक यू सो मच फॉर दिस। इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, शब्बर ज़ैदी साहब बहुत कुछ ना कहते भी मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ कह गए। बहरहाल हमारी तो कोशिश होती है एनालिसिस जो है वो आप तक पहुँचाए और जो खबर है, जो असल खबर है वो भी हम आप तक पहुँचा सके कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है। हकीकत ये है कि 8 महीने लगा के IMF के साथ जिस स्टैंड बाय एग्रीमेंट के ऊपर इस वक्त खुशियाँ मनाई जा रही हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, ये सब कुछ 8 महीने पहले भी हो सकता था। और मेरा सवाल यहाँ पर यही है, जो हमने देखा वो ये था कि इस 8 महीने के अंदर कितने लोगों की नौकरियां चली गई, डॉलर कहां से कहां चला गया और कितनी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, कितनी फैक्ट्रीज बंद हो गई, कितना पैसा पाकिस्तान से बाहर दुबई, अमेरिका, कनाडा में लोगों ने शिफ्ट किया यहाँ से कि हम अपने बिजनेसेस वहाँ जाके करेंगे। उसका आखिर जिम्मेदार कौन है, ये सवाल आपके ज़हन में मैं छोड़ के जा रहा हूँ। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।